ये क्या है? आर्टिकल 243W। क्या हुआ था ये नहीं पता। ओके, एनीवन? कितने सब्जेक्ट्स इसके अंदर? ये प्रोविजन कहाँ है? इस आर्टिकल में, ठीक है। शेड्यूल 12 आर्टिकल 243 18 सब्जेक्ट्स जो दिए गए हैं किसको? म्यूनिसिपैलिटीज को, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। आज करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। देखो, संविधान बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले कोई असेंबली चाहिए, पीपल चाहिए जो इसको बनाए। सबसे पहले जो आइडिया था कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होना चाहिए, संविधान सभा होना चाहिए, किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने 1934 में सबसे पहले ये आइडिया दिया था कि हमें अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उसके लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना है, संविधान सभा बनाना है। सबसे पहले आइडिया दिया था एम.एन. रॉय ने। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ये डिक्लेयर करती है कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, संविधान सभा। 1935 में कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। 1938 में जवाहरलाल नेहरू एक स्टेटमेंट पास करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी। ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा किसके लिए? संविधान को बनाने के लिए, उसमें कोई भी आउटसाइडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा उसके सिर्फ जो मेंबर्स होंगे और जो बनाएंगे वो इंडियंस ही होने चाहिए, ठीक है। पहली बार 1940 में ब्रिटिश एक ऑफर देते हैं इंडियंस को, ठीक है। उसका नाम था अगस्त ऑफर। इसमें सबसे पहली बार कहा जाता है अगस्त ऑफर में कि इंडिया को जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। और इसमें इस ऑफर में ये भी कहा गया कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। बट इस ऑफर को दोनों ही रिजेक्ट करते हैं। देखिए हो क्या रहा था, यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को क्या था कि इंडियन का पार्टिसिपेशन चाहिए था वॉर के लिए, ठीक है। तो ये इंडियंस उस टाइम क्या डिमांड कर रहे थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने लिए बना सके। तो इस ऑफर में प्रपोज किया गया कि देखेंगे जब वॉर खत्म होगा उसके बाद आपकी डिमांड हम सुनेंगे। बट इस ऑफर को दोनों ही रिजेक्ट कर देते हैं, कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग भी अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर 1942 में आता है क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रपोजल में क्या होता है? कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया जाएगा जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा। और इसमें कहा गया कि जो मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो मेनली इंडियंस होंगे। ऐसे नहीं कहा था कि सभी इंडियंस होंगे, बट कहा था कि मेनली इंडियन होंगे, ज्यादातर जो है वो भारतीय होंगे। ये कहा था क्रिप्स प्रपोजल में। क्रिप्स प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कांग्रेस भी रिजेक्ट करता है और मुस्लिम लीग भी रिजेक्ट करता है, क्योंकि इसमें एक प्रोविजन था। जब हम हिस्ट्री करेंगे तो इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें एक प्रोविजन था जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी जो प्रिंसली स्टेट है, जिसका कोई ऐसा स्टेट है जिसको जहाँ पे किंग रूल कर रहा है, ठीक है, अगर ये चाहे तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन ना करे, संविधान को एक्सेप्ट ना करे जो ये असेंबली बनाएगी, और अपने लिए अलग से संविधान बना सकता है। तो इस प्रपोजल को जो है वो दोनों ने रिजेक्ट करते हैं, कांग्रेस भी रिजेक्ट करती है और मुस्लिम लीग भी बाद में, पहले एक्सेप्ट करते हैं बट बाद में रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर 1946 में 1946 में फाइनली आता है कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन में क्या कहा जाता है कि एक जो पूरा स्कीम होता है किसके लिए? संविधान सभा को बनाने के लिए। कौन मेंबर होंगे, कैसे इलेक्शन होगा और किसके लिए जो है वो संविधान बनाएंगे, ये सारी चीजें इसमें दी जाती है कैबिनेट मिशन में। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 में, वो सारे प्रपोजल थे कैबिनेट मिशन के अंडर। और कैबिनेट मिशन ने उस टाइम क्या था, जो मुस्लिम लीग था वो अपने लिए कह रहा था कि हमारे लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए, ठीक है। जो इनकी डिमांड थी वो भी रिजेक्ट कर दिया था। कहा था कि जो एक ही संविधान सभा होगा वो बनेगा और दोनों के लिए वो
कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, डेट्स एज वेल एज क्या प्रपोजल थे वो चीजें याद रखनी है आपने इसकी। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो संविधान सभा है वो कैसे बना था, क्या क्या उसके प्रोविजंस थे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग प्रोपोजल कहां था फाइनली? कैबिनेट मिशन में, जो 1946 में इंडिया आया था। ठीक है, बना कब था? 1946 में। इसमें ये क्या गया था, जो मेंबर्स होंगे, टोटल जो मेंबरशिप होगी दैट इज 389। ठीक है, जो मेंबर होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 389 मेंबर्स होंगे। आउट ऑफ 389 296 जो मेंबर होंगे वो होंगे ब्रिटिश इंडिया से, जो ब्रिटिश के अंडर है इंडिया की टेरिटरी, वहां से मेंबर आएंगे। और 93 मेंबर होंगे प्रिंसली स्टेट्स के, जो राजा के अंडर स्टेट है वहां के 93 मेंबर होंगे। इन 96 मेंबर को फर्दर डिवाइड किया गया था 292 एंड 4 मेंबर्स, और ये थे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, और जो 292 मेंबर थे वो जो अदर टेरिटरी थी ब्रिटिश की, यहां पे कौन होता था? गवर्नर। 292 मेंबर्स यहां से थे। ठीक है, आपने ये चीजें याद रखनी है, ये पूछ लेते के बाद कि जो प्रिंसली स्टेट्स है वहां से कितने मेंबर थे, और जो ब्रिटिश इंडिया था वहां से कितने मेंबर थे, और फर्दर इसका डिवीजन कैसा था। 4 जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी कौन सी थी? कलकत्ता और मद्रास, बॉम्बे एंड दिल्ली। ठीक है, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे एंड दिल्ली, ये थी 4। देखो एक एक सीट दिया था इनको, और ये 292 यहाँ पे अलग सीट थी जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज था। ठीक है, ये हो गया डिवीजन। ये थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये था कि जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन था, पॉपुलेशन के हिसाब से सीटों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। एक सीट पर 1 मिलियन, एक सीट 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, एक सीट 1 मिलियन के लिए जो है एक सीट दी जाएगी। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। ठीक है, जो 10 लाख के लिए एक सीट एलोकेट की गई थी। इस तरह से सीटों का डिवीजन किया गया था पूरे इंडिया में। थर्ड है, यहां पे जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे। ठीक है, इसमें दोनों थे, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। इनका चुनाव के आए थे और ये मनोनीत करके। ठीक है, कौन से थे नॉमिनेटेड? जो ये वाले मेंबर थे प्रिंसली स्टेट के, जो यहाँ का राजा होता था वो अपनी एक प्रिंसली स्टेट से एक मेंबर को भेजता था। ठीक है, और जो ये वाले मेंबर थे 296, इनका इलेक्शन हुआ था। बट आपने ध्यान रखना ये डायरेक्ट इलेक्शन था, लोगों ने चुनकर नहीं भेजा था। किसने वोट किया था? यहाँ पे जो स्टेट में असेंबलीज होती थी। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है अभी, लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है। जो विधानसभा के मेंबर है वो इनको इलेक्शन करेंगे, और इन्होंने इनको इलेक्ट करके भेजा था। जो इलेक्शन काउंसिल के मेंबर थे उनको कौन इलेक्ट करता था? लोग। देखो अभी लेजिस्लेटिव असेंबली है विधानसभा हिमाचल प्रदेश की, यहाँ के मेंबर किसने इलेक्ट करके भेजे हैं? लोगों ने। अब ये किसको इलेक्ट करेंगे? जो ये वाले मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ऐसे समझना है इसको। ठीक है, तो इलेक्शन जो था यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। नंबर 4 थी, जो सीट्स थी वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई थी। मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। ठीक है, इन तीनों में सीट डिवाइड की गई थी, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। और जो ये इलेक्शन हुआ था इसमें जो सिस्टम यूज हुआ था, ये ध्यान रखना है, वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम।
ठीक है, जो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज किया जाता है, डायरेक्ट सिस्टम नहीं होता उसमें। नॉमिनेट किसने किया था इनको? जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, जो रूरल होते थे, ठीक है, रूलर थे जो रूल कर रहे थे उस टाइम, जो रूलर थे उन्होंने नॉमिनेट किया था। ठीक है, कोई ऐसे स्पेशल असेंबली नहीं बना था नॉमिनेट करने के लिए, जो रूलर होता था वो खुद भेजता था एक मेंबर को अपने स्टेट से। ठीक है, इतने प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, और इसको कहा जाता है पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड, कि कुछ इलेक्टेड मेंबर थे और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर थे। अगर ऐसा स्टेटमेंट आए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, उसमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर थे कुछ इलेक्टेड मेंबर थे, ऐसा स्टेटमेंट आएगा। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, काम कैसे करती थी ये क्लियर है, बना कैसे था? ठीक है, फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बार मिलती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इससे पहले ये देख लो, जो इलेक्शन हुआ था 296 सीट्स के लिए, ठीक है, 93 सीट्स थी नॉमिनेटेड, इसके लिए इलेक्शन होता है। इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है उसकी होती है 208 सीट्स, 208 सीट्स जीतती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। मुस्लिम लीग को मिलती है 73 और इंडिपेंडेंट मेंबर को मिलती है एनीवन, कितनी सीट्स थी? 15 सीटें मिलती है इंडिपेंडेंट मेंबर को। ये जब इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पे ये कंपोजिशन था इसका। ठीक है, जब यहाँ पे मिलती है पहली बार 9 दिसंबर 1946 को, जो 93 मेंबर्स थे प्रिंसली स्टेट से, ये मीटिंग में नहीं आते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट मीटिंग होती है ये मीटिंग में ज्वाइन नहीं करते हैं, सिर्फ जो ये मेंबर थे ये मीटिंग में आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक बार पूछा है, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें कितने मेंबर प्रेजेंट थे? 211 मेंबर। इनमें से थे सिर्फ, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, सिर्फ 211 मेंबर थे। अब फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो यहाँ पे क्या होता है, एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट अपॉइंट किए थे। कौन थी? टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे ये। और जो परमानेंट प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। और 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, और 2 थे वाइस प्रेसिडेंट H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमचारी। H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमचारी, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सिर्फ पहली जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे बैठे थे, ये अध्यक्षता करी थी। उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद, जितनी भी मीटिंग्स होती है राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते हैं। इन केस राजेंद्र प्रसाद प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में कौन बैठेंगे? H.C. मुखर्जी या फिर जो V.T. कृष्णमचारी थे, इनमें से कोई एक बैठेगा। ठीक है, फिर आता है जो सेकंड सीटिंग थे इसका, दिसंबर 13 1946, 13 दिसंबर 1940 को सेकंड मीटिंग होता है। और इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास होता है।
कौन पास करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था? जो अभी का प्रस्तावना दिखा है आपने, ठीक है, प्रियम्बल। जो प्रियम्बल में सारे फीचर लिखे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, कैसा नेचर है, क्या बना है, क्या क्या फीचर्स है, ये सारी चीजें थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि भारतीय जो संविधान होगा वो किस तरह का बना होना चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए और किस किस को जो है वो प्रोटेक्शन मिल रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी थी। जैसे हम बनाते नहीं है कि कोई प्लान बनाना है तो हम क्या क्या करेंगे वहाँ पे लिखते हैं, इस तरह की चीज़ें थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रपोज किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, और किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसको कहते हैं कि इसमें जो फंडामेंटल्स और फिलॉसफी थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था। फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं 1947 में, ठीक है, इंडिपेंडेंस एक्ट होता है। जिस दिन हम रिकॉर्ड करते हैं उस दिन ज्यादा काला हो जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था, इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। इंडिपेंडेंस एक्ट में इसमें 3 चेंजेस लाए जाते हैं। ठीक है, 3 चेंजेस 1947 में आज़ादी मिली थी जब, ठीक है, और इसको माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, जून 3, वो था पार्टीशन के लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 में। 3 चेंजेस आए थे। एक तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा को कहा गया ये लेजिस्लेटिव असेंबली का काम भी करेगी। ठीक है, पहले क्या काम दिया था कि आपने संविधान बनाना है। जब इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है तो इसमें कहा जाता है कि जो आप लॉज बनने हैं, जो नॉर्मल कानून बनेंगे, ठीक है, वो कौन बनाएगा? ये असेंबली बनाएगी अब कानून भी। ठीक है, इसके लिए इसमें क्या प्रपोज किया जाता है? वहां पे अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, यहां पे बनते हैं कौन थे? मावलांकर। हमेशा भूल जाते हो, ध्यान रखना है, वहां पे थे प्रेसिडेंट और यहां पे थे मावलांकर। ठीक है, और जो दूसरा चेंज था वो था कि जो असेंबली है वो लेजिस्लेटिव बॉडी होगी, ये हो गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी भी जो एक्ट करेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली भी एक्ट करेगी। जो नॉर्मल कानून बनने हैं इसकी सीटिंग अलग अलग होती थी। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो इसका नाम होता था संविधान सभा, जब कानून बनाने तब होता था लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे अभी पार्लियामेंट होती है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा है, उस तरह से ये काम करती थी, लॉज बनाती थी। और इसके जो अध्यक्षता करते थे वो थे जीवी मावलांकर। ठीक है, जब कानून बनाने, और यहाँ पे कौन होता था? राजेंद्र प्रसाद। दोनों में चीजें क्लियर रखनी है। ठीक है, अब जो सेकंड था इसको कहा गया कि एक सॉवरीन बॉडी होगी। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना चाहे, संप्रभुता होगी इसके पास। जो लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है कोई भी डिसीजन ले सकती है, कोई भी कानून बना सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन डालना है ये एक बॉडी डाल सकती है। इसको पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। ठीक है, अब जब ये इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया था तो इसके साथ ही क्या होता है? पार्टीशन भी हो जाता है। ठीक है, जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे, कितने मेंबर थे? 73 थे जो इलेक्शन जीते थे, और प्लस कुछ मेंबर थे जो इन 93 मेंबर्स में थे। ये जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको छोड़ के चले जाते हैं, और जब ये छोड़ के चले जाते हैं तो टोटल मेंबरशिप बचती है 299। पहले कितनी थी? 389। जब ये छोड़ के चले जाते हैं तो बचती है 299। ये कहते हैं कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। ठीक है, ये 3 चेंज हुए थे जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था 1947 में। अब बात करते हैं, ये तो था कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे, कानून बनाते थे, इसके अलावा भी इन्होंने और कुछ काम किए हैं, वो देखते हैं।
ऊंचे बोलो। थर्ड चेंज ये था ना कि जो ये वाले मेंबर थे पाकिस्तान वाले वो चले गए थे, जो पाकिस्तान बना था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, वो जिस जहां भी इतने मेंबर थे वो छोड़ के चले गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स सुना है आपने? कौन कंट्री पार्टिसिपेट करती है उसमें? कोई ऐसा है कि कोई भी कर सकता है? कौन सी कंट्रीज होती है? नहीं, वही कह रहा हूं मैं, पर्टिकुलर होती है, बट होती कौन है? वो कंट्री होती है कॉमनवेल्थ गेम में जिनके ऊपर कभी ब्रिटिशर्स का राज था, रूल करती थी जिन कंट्रीज के ऊपर, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, इंडिया हो गया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, लिस्ट लंबी है बहुत। इन सब के ऊपर किसका रूल होता था? ब्रिटिशर्स का रूल होता था। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया ने, जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसने मेंबरशिप रेटिफाई किया था कॉमनवेल्थ का, कि हम भी जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उसका एक पार्ट हो गए। ये क्या था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मई 1949 में मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ, इसको रेटिफाई किया था मई 1949 में। ठीक है, जो नेशनल फ्लैग था, राष्ट्रीय ध्वज, उसको कब अडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947। ठीक है, और तीन चीजें की गई है 24 जनवरी 1950 को। क्या क्या थी? एक था नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950, नेशनल एंथम राष्ट्रगान, और नेशनल सॉन्ग। ठीक है, और क्या था? एक और चीज थी, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया था, और कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कितने टर्म तक रहते हैं वो? 2 बार बने थे। ठीक है, 10 साल तक रहते हैं, 50 to 60। ठीक है, ये अलग काम थे, जो 3, 4 और 1, 5 काम है जो अलग काम किया है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से रिगार्डिंग। कितने सेशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? जो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितने सेशंस थे? 11 सेशंस, 11 बार मिली थी, 11 सेशंस हुए थे इसको बनाने के लिए। और ये कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनमें लगभग 60 कंट्री के जो संविधान थे उसको पढ़ के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। और जो ड्राफ्ट था उसको तैयार करने के लिए 114 डेज लगे थे, 114 दिन लगे थे सिर्फ ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए। टाइम कितना लगा है? 2 years 11 months and 18 days। इतने में तो इसरो 2-3 बार चले जाता है मून पे या फिर वापस भी आ जाता है। तो ये क्रिटिसिज्म है, निंदा की जाती है कि इतना सारा टाइम लगा दिया, जबकि अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो सिर्फ 4 मंथ्स लगाए थे उसको बनाने में। हमारे वालों ने थोड़ा ज़्यादा सीरियस ले लिया था कि कुछ कमी ना रह जाए। ठीक है, और जो टोटल एक्सपेंडिचर था दैट इज 64 lakhs। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 64 lakhs खर्चा आया था उस टाइम पे। ठीक है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 64 lakhs 1946-7 में। लास्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? ये वाला है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई थी। फर्स्ट मीटिंग थी 9 दिसंबर 1946 को, और लास्ट मीटिंग थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और यहां पे इसको डिसॉल्व कर दिया था, एंड कर दिया था। और एज उसके बाद फिर भी फंक्शन करती थी, बट एज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे लोकसभा के लिए? 51-52 में। ठीक है, नवंबर 1951 में हुआ था सबसे पहला इलेक्शन। और कहां पे वोट डाला था? पहला वोटिंग कहां हुआ था? किन्नौर में। ठीक है, क्या नाम था उनका जिन्होंने पहला वोट डाला था? श्याम सरन नेगी। ठीक है, नवंबर 1951। ठीक है, अब कमेटीज बनी थी कुछ। देखो, अभी भी हम देखते हैं पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास होना है तो पार्लियामेंट में डिस्कस जरूर किया जाता है, बट उसके लिए कमेटीज बनी थी जो एक्सपर्ट की कमेटीज होती है। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह से ही कमेटीज बनी थी
ठीक है, कुछ मेजर कमिटीज थी, कुछ माइनर कमिटीज थी। आपने हर एक कमेटी को याद करना है, एटलीस्ट जो मेजर कमेटी थी कि उनका चेयरमैन क्या था और उनका काम क्या होता था। इसका मैं आपको एक ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दूंगा सारी कमिटीज का, और आपने उसको याद करना है। ठीक है, जैसे सबको पता होता है ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और इसकी और भी मेंबर थे, कितने मेंबर थे टोटल इसमें? 7 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग BR अम्बेडकर 7 मेंबर्स थे। इस दोनों के मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप वहां से देख लेना। इसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि याद तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था और फिर एडॉप्ट किया गया, अपनाया गया, वो चीजें देखते हैं। जैसे हमने देख लिया इनेक्टमेंट बनाने में कितना टाइम लगा था, 2 years 11 month 18 days। ठीक है, एडॉप्ट कब किया गया था, अपनाया कब था? अरे कुछ तो बोलो। 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। और लागू कब हुआ था, इन्फोर्समेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। ये 2 महीने का गैप क्यों? यहां पे भी तो हो सकता था। ठीक है, कब हुआ था वो? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था 29 को, दिसंबर 1929 को लाहौर में। वहाँ पे एक प्रपोजल पास किया था कि हम एक पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे, और वो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो ऐसा कहा जाता है इस डेट को ध्यान करके, इसलिए 26 जनवरी लिया गया 1950 कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए। बट आपने ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, कुछ ऐसे प्रोविजन थे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस दिन से ही लागू हो गए थे। ठीक है, कोई एक दो बता दो। कौन सा आर्टिकल? 15। और कोई बताओ। जैसे आर्टिकल 5 to 11, 5 से 11 में क्या आता है? नागरिकता। ठीक है, सिटीजनशिप, जो भी सिटीजनशिप से प्रोविजन थे, यहाँ पे सिटीजनशिप के जो ये आर्टिकल है 511, यहाँ पे ये प्रोविजन है कि कौन जो है वो इंडिया का नागरिक बनेगा उस टाइम पे जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता है। ठीक है, उससे पहले 1947 से 1950 के बीच जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कौन इंडिया का नागरिक बन सकता है, ये प्रोविजन दिया है इन आर्टिकल्स में। तो उस टाइम किसको सिटीजन कहा जाएगा, यहाँ पे ये प्रोविजन इसी दिन से लागू हो गया था। और क्या था? इलेक्शन से रिगार्डिंग जो प्रोविजन थे, आर्टिकल 324। ठीक है, और क्या था? प्रोविजनल पार्लियामेंट, कि जो पार्लियामेंट फंक्शन कर रही है, जो वो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन बने हैं उस तरह से फंक्शन करेगी। इलेक्शन, सिटीजनशिप और प्रोविजनल पार्लियामेंट, नागरिकता, इलेक्शन और प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये जो प्रोविजन थे वो इस दिन से ही लागू हो गए थे। और जब अपनाया गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल और कितने पार्ट्स थे? पार्ट्स एंड शेड्यूल, 395 आर्टिकल्स, अनुच्छेद, ठीक है, भाग 22 और अनुसूची। ठीक है, इसको शेड्यूल कहते हैं 8। ये उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन था। अभी कितने आर्टिकल है? अराउंड 490 प्लस आर्टिकल्स। ठीक है, और पार्ट्स 22 है। शेड्यूल कितने हो गए अब? 12 शेड्यूल्स। चीफ आर्किटेक्ट किसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का? BR अम्बेडकर, और उनको मॉडर्न मनु भी कहते हैं। ठीक है, मनु कौन थे? मनुस्मृति लिखी है जिन्होंने, और मनुस्मृति को क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ बुक कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसी पहले रूल बुक थी जिसमें रूल्स लिखे थे, क्या करना है, क्या होता है, इस तरह से इसमें लिखे थे। ठीक है, इन्फोर्समेंट देख लिया। अब बात करेंगे, आप बताओगे ये क्रिटिसिज्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, निंदा क्या क्या हो सकती है, मतलब क्या क्या जो गलत चीजें थी आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ था, क्या क्या है वो? एक एक बता दो सभी, जो आपको लगता है ऐसा नहीं जरूरी कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है। हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन मेंबर थे, किस तरह से इलेक्ट हुए थे। ठीक है, इस तरह से क्या क्या लगता है आपको कि कुछ गलत चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए? कुछ आ रहा है आपको? बताओ। ठीक है, टाइम क्रिटिसाइज किया जाता है कि 2 साल
3 साल लगभग, ठीक है, पूरे 3 साल ही मान लो, 3 साल लगाएगा, इतना लंबा टाइम है और खर्चा भी फिर ज़्यादा हो गया। और कोई मनी तो चलो था, इंडिपेंडेंट हुए थे, नया नया खजाना अंग्रेजों से हमारे पास आया था। 8, ठीक है, लेंथेस्ट कह सकते हो कि बहुत लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। अगर किसी आम बंदे को पढ़ना है तो उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, सारे प्रोविजन ना तो याद रहेंगे ना उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। और कुछ इलेक्शन ठीक था, जो इलेक्शन हुआ था, ठीक है, कुछ मेंबर तो थे जो नॉमिनेटेड थे, बट जो इलेक्ट भी हुए थे उसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया था। जो उस टाइम मेंबर्स होते थे ना, जो लोगों को उस टाइम होता था, वो लिमिटेड फ्रेंचाइजीज होता है, कुछ लोग ही होते थे जो वोट कर सकते थे, जैसे जिनके पास प्रॉपर्टी है या इनकम अच्छा है, उन्हीं लोगों को वोट का राइट मिलता था। हम लोगों को थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पास वोटिंग का राइट है, हम वोट कर सकते हैं। उस टाइम कुछ ही लोग थे और उसको प्रिविलेज माना जाता था कि मैं वोट करता हूँ, तो उस टाइम कुछ ही वोट थे। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ लोगों ने वोट किया था, ठीक है। कैसे? नहीं, उस टाइम कुछ नहीं था, वोटर आईडी तो बहुत लेट बना है, टीएन सेशन जो बने थे अराउंड 1989 में, ठीक है। 90 के बाद जो है वो वोटर आईडी बना है, पहले वो पहचान पत्र नहीं होता था, बस नाम होता था कि आप सिटीजन है, आप वोट करने जाते हो। तो उस टाइम होते क्या था कि कोई भी किसी के बदले चला जाता था, ठीक है। गाँव में तो अभी भी होता है, कई बार जहाँ सेम औरतें 2 चली जाती है और 1-2 वोट करके आती है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ अभी भी चलती है, बट इससे बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ था, हम याद करेंगे। आपने नाम याद रखना है, टीएन सेशन, जिन्होंने ये, वो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जिन्होंने रिफॉर्म लाया था वोटर आईडी वाला, ठीक है। एक हो गया, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, ठीक है, लोगों ने डायरेक्ट चुन के नहीं भेजा था, नॉमिनेटेड मेंबर थे, और जो इलेक्टेड थे वो भी क्या थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। तो एक हो गया ये, ठीक है। दूसरा हो गया नॉट अ सॉवरेन बॉडी, ठीक है। किसने बनाया था, प्रपोजल किसने लाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। कैसे बननी, तो सॉवरेन तो नहीं हुआ, अगर लोगों ने कहा होता कि ऐसे बननी चाहिए ऐसे, तो ये दूसरा है कि संप्रभुता नहीं थी, ठीक है। जैसा आपने कहा टाइम कंज्यूम थी, बहुत टाइम लिया, ठीक है। नेक्स्ट है डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, ठीक है, जितने भी मेंबर थे सारे कांग्रेस के थे, कोई और पार्टी थी नहीं, किसी को भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, सारे कांग्रेस के मेंबर थे। तो जैसे जैसे उनको लगा उन्होंने बना दिया। और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है जो सारे उस टाइम, देखो आप, जो भी टॉप पॉलिटिशियन होते थे क्या होते थे, लॉयर्स होते थे, सारे लॉयर्स के जो लॉयर्स थे। तभी इतना जो कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो बहुत ही टफ है, टर्म्स वगैरह जो इतनी टफ टर्म्स यूज़ करी है आम आदमी को समझ नहीं आएगी। तो लॉयर और पॉलिटिशियन जो इनका ही डोमिनेशन था, किसी को भी ऐसे नहीं दिया गया कि कोई, जैसे अभी भी आप देखोगे कोई कमेटी बनती है तो आपने देखा है कि जैसे प्रेसिडेंट किसी एक डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट को, जो प्रेसिडेंट को लगता है कि ये इंटेलिजेंट है या फिर इनको नॉलेज इस चीज़ की, उनको इलेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सारे पॉलिटिशियंस थे, और जो पॉलिटिशियंस थे वो मैक्सिमम लॉयर्स थे। उस टाइम क्या होता था, जो लॉयर्स था वो बहुत अच्छा प्रोफेशन था। जैसे कुछ टाइम पहले कौन सा प्रोफेशन था बहुत जो न्यूज़ में था, इंजीनियरिंग। अगर अभी बनना होता तो सारे इंजीनियर भरे होते, पता नहीं क्या बन जाना था फिर, ठीक है। वो भी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले, ठीक है। और नेक्स्ट है डोमिनेटेड बाय हिंदूज, ये भी क्रिटिसिज्म किया जाता है एक, ठीक है, कि जो इसमें सारे मेंबर थे वो हिंदू थे, क्योंकि मुस्लिम तो चले गए थे, जो मुस्लिम लीग से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन था वो चले गए थे यहाँ से, तो कुछ ही मुस्लिम्स थे और सारे जो है वो हिंदू यहाँ पे थे। ऑल्दो बाकी जो कास्ट थे जैसे SC ST और विमेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन था वो भी यहाँ पे थी। और ये जो क्रिटिसिज्म है उसको दिया गया है विस्काउंट साइमन है, एक ब्रिटिशर्स है ये, इन्होंने कहा है कि डोमिनेटेड बाय हिंदूज थी ये बॉडी, ठीक है। आपको पता है इसका सिंबल क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक सिंबल अडॉप्ट किया गया था, जैसे कोई गेम्स नहीं होते उनका शुभांकर होता है, ठीक है, ऐसे इसका भी एक सिंबल था, वो होता है एलिफेंट, ठीक है, सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। सिंबल या सील कह सकते हैं, सिंबल भी कहते हैं और सील भी कहते हैं, जो ऐसे स्टैंप होती है वो था एलिफेंट। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, जो लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो एडवाइस देते थे इससे रिगार्डिंग, कौन, BN राव, सर BN राव, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, जो संविधान के प्रति जो लीगल एडवाइस देते थे वो थे सर BN राव। सेक्रेटरी थे, जो सचिव थे असेंबली के, वो थे HVR अयंगार, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ठीक है। और जो ओरिजिनल टेक्स्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फिर बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में।
क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? इस वाले पोर्शन से काफ़ी जो क्वेश्चंस है आते हैं एग्जाम में, तो आपने इसको सारी चीज़ें याद करने वाली है, फैक्चुअल है, सारे समझने की कोई दिक्कत नहीं है, बस